स्टूडेंट, आज आपकी विषय समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर की और पेपर आपका प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा अध्यापक सौरभ शुक्ला के द्वारा आपकी क्लास। पिछली क्लास में हमने आपकी पहले पेपर की यूनिट निर्धनता पॉवर्टी के विषय में पढ़ा था कि निर्धनता क्या होती है, समाजशास्त्रियों के आधार पर निर्धनता की क्या परिभाषा है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो निर्धनता के विषय में क्या बताया था कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो न कर सके वो निर्धनता की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं को पूर्ति भी न किया जा सके सामान्य अर्थों। समाजशास्त्रीय अर्थों में क्या परिभाषाएं थी उनपे बताया। भारत में निर्धनता के कारण क्या है, ठीक है, उनके विषय में चर्चा की थी। निर्धनता का समाज में क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं उनके विषय में चर्चा की थी। दुष्परिणाम में जैसे बाल अपराध होता है, वैश्यावृत्ति बढ़ती है, भिक्षावृत्ति बढ़ती है, बेकारी आती है, इन सब में दुष्परिणामों को देखना पड़ता है। और उसके निवारण के विषय में निर्धनता की तो मैंने देखा था कि शिक्षा को दूर करना चाहिए, है, और उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि के पिछड़ेपन को दूर करें हम, है, और आपकी बैंकिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करें, ठीक है, और अन्य सभी चीजों का अगर हम समावेश देखें, इन कारणों से हम निर्धनता से आगे लड़ सकते हैं और उसका उन्मूलन कर सकते हैं। आज का नया टॉपिक है कि आपके चैप्टर है जातिगत एवं लैंगिक विषमता या असमानता। तो आज जातिगत असमानता के विषय में या विभेद के विषय में हम पढ़ते हैं। टॉपिक में आपका प्रकरण है तो जातिगत व्यवस्था, जातिगत इनइक्वलिटी मतलब कास्ट इनइक्वलिटी को पढ़ने से पूर्व में पहले कास्ट के विषय में पता होना चाहिए। जाति तो कास्ट सिस्टम, तो पहले शाब्दिक अर्थ से अंग्रेजी भाषा की कास्ट शब्द CASTE कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा CASTA से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजाति, जन्म या भेद होता है। प्रजाति, जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा जो कास्ट सिस्टम प्रजाति या जन्म जाति बाय बर्थ जो डिफरेंसेस हैं उनकी आधार पर एक व्यवस्था को हम जाति प्रथा कहते हैं, कास्ट सिस्टम कहते हैं, जाति व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट के आधार पे जो जन्म के आधार पे ही आधारित है। जैसे मनुस्मृति के आधार पे अगर उन्होंने कहा तो जाति को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके आधार पे इनके कार्य भी बाय बर्थ ही इनके व्यवसाय भी डिस्ट्रीब्यूट थे, बटे हुए। जैसे ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन का कार्य, क्षत्रिय को सेना में कार्य, ठीक है, शूद्रों वैश्यों को व्यवसायिक कार्य, शूद्रों को जो निम्न कार्य है, सफाई कार्य या अन्य जो भी निम्न कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया। अगर हम समाजशास्त्री जो आपके रिजले महोदय हैं, हर्बर्ट रिजले, उन्होंने जातिगत असमानता के विषय में या जातिगत परिभाषा क्या दी है, तो जाति को क्या माना है, जाति जो प्रथा है उसको, तो उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो जाति परिवारों या परिवारों के समूह, जो परिवार है, परिवारों का समूह है, उसका एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है। जाति उसका एक सामान्य, जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, तो एक नाम होता है जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता, जो भी काल्पनिक पूर्वज हो, से एक सामान्य वंश परंपरा, जो वंश परंपरा चली आ रही होती है पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर, या उसकी उत्पत्ति का दावा करती है। ठीक है, तो एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल भी देते हैं। जो पूर्व में व्यवसाय ब्राह्मण परिवार में जो अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहा है वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होता है संस्कृत के रूप में। ठीक है, और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य है। अगर पूरी परिभाषा पे हम ये मैंने समझाते हुए बताया, पूरी परिभाषा को एक लाइन में अगर बोले तो कहा गया है कि जाति परिवारों का ऐसा एक समूह, एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज या मानव या देवता के रूप में जो वंश परंपरा के आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और एक ही परंपरागत व्यवसाय में संलग्न होते हैं। ठीक है, उसको करने पर बल देते हैं, जो एक
सजातीय समुदाय जो एक ही जाति के समुदाय हैं के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं। अगर इसी के बाद हम एन.के. दत्ता, डॉक्टर एन.के. दत्ता के आधार पर अगर देखें तो इन्होंने जाति को 6 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। तो पहला कि एक जाति के सदस्य जो होते हैं वो जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जाति को प्रमुख 6 आधारों पे समझाया भी है। इन्होंने बताया, क्या बताया कि एक जात के जो लोग हैं वो अपनी ही जात में विवाह करेंगे, अपनी जात से अलग जाकर विवाह नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इन्होंने प्रयोग किया है कि प्रत्येक जात की में दूसरी जातियों के साथ खाने पीने का निषेध होता है। वो मैंने यहाँ लिखा भी है, खान पान का निषेध, सहवास का निषेध। तो इनकी किनके आधार पर क्या कहा गया ये देखते हैं। तो इस पे प्रतिबंध होता है। अधिकार जो अधिकतर जातियां हैं उनमें पेशे का भी, जो अपने ही पेशे में जाके आपको कार्य करना होगा। ठीक है, पेशे निश्चित होते हैं। जातियों में परस्पर एक जो होता है ऊंच नीच का भी अधिकार होता है। संस्करण हायरार्की पाई जाती है, संस्करण को हायरार्की कहते हैं, क्रम। तो ऊंच नीच का क्रम भी, आप उच्च जाति हैं, द्विज जाति हैं, आप निम्न जाति हैं। जिसमें जैसे उच्च जाति में ब्राह्मण है, ठीक है, जाति को सर्वमान्य रूप से सर्वोपरि माना गया है। और अगर इसी में जन्म ही एक व्यक्ति के जाति को जीवन पर्यंत निश्चित करती है कि जीवन पर्यंत मरते दम तक आपकी यही जाति होगी। तो ये भी जाति का निर्धारण जन्म से ही होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर लास्ट इन्होंने संपूर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है, अगर एन.के. दत्ता के आधार पर देखें। अब अगर हम इसी के आधार पे दोनों परिभाषाओं के कंक्लूजन के आधार पे बोले तो जाति प्रथा जो है वो मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्करण अर्थात सोशल हायरार्की जो है, संस्करण है, और उसका खंडन विभाजन, जो उसका खंड विभाजन खंडों में बटी है, ठीक है, कि एक गतिशील व्यवस्था है, चलती हुई व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था नहीं है, जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों और विभेदों को जाति के आधार पर सदस्यों में लागू किया जाता है। तो ये एक कंक्लूड रूप से आपकी परिभाषा बनेगी कि जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्करण और खंड विभाजन की गतिशील व्यवस्था है, जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक प्रतिबंधों के आधार पर, विभेदों के आधार पर जाति सदस्यों के पर लागू होती है, समूह पर लागू होती है। ठीक है, अब परंपरागत जाति के विभेद अगर देखें तो पहला भेद है समाज में खंडात्मक विभाजन। कई खंडों में समाज बटा हुआ सा होता है। तो वो मैंने कितने खंडों में बताया, लगभग जो मनुस्मृति धर्म के आधार पे कहा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण को जो कार्य दिया गया है वो अध्ययन अध्यापन का कार्य दिया गया है। ठीक है, क्षत्रियों को जो कार्य दिया वो सेना में सम्मिलित होने का कार्य दिया गया है, और जो वैश्यों को है वो आपका किस प्रकार का व्यवसायिक कार्य दिया गया, और शूद्रों को आपका जो दिया गया है वो सफाई कर्मी और अन्य कार्य दिए गए हैं। तो इसके आधार पर अगर पूर्व में देखा जाए तो ये बहुत ही विकराल रूप में एक जटिल समस्या के रूप में थी। आधुनिक रूप में अगर देखा जाए तो इसका काफी हद तक निर्मूलन हो चुका है, क्योंकि कानूनी रूप से सभी लोग एक असमानता की जगह समान है। ठीक है, इस पे गांधी जी ने बहुत वर्क किया था, और उन्होंने हरिजन सेवक जो समाज है, हरिजन समाज, उसके लिए उत्थान के लिए बहुत कार्य किए थे, और कानूनी रूप से सभी राज्यों में समानता के अधिकारों को लागू कराया था। सभी मंदिरों में पूजा पाठ करने, प्रवेश करने, या तालाबों कुओं से पानी पीने, अन्य कार्यों में सभी में उनको समानता दिलाने का अवसर प्रदान किया था। जो पूर्व में था कि अगर सफाई कर्मी अगर ब्रह्म मुहूर्त में ही उसको सड़क पर झाड़ू लगा देनी होती थी, सफाई कर देनी होती थी, उच्च जाति के लोग उसका मुंह देखना तक वर्जित समझते थे। ठीक है, इस तरह के प्रतिबंध थे जो वर्तमान में आधुनिक युग में पूरी क्षमताएं नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अशुभ मानते थे, तालाबों पर जाना उनका वर्जित था, पानी के कुओं पर पानी लेना वर्जित था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं था उनको। ठीक है, वेदों को वो नहीं छू सकते थे, ये सारी चीजें थी। पेशों का चुनाव के संबंध में भी प्रतिबंध, मतलब आपका है कि जो द्विज जाति का है तो वो निम्न कार्य नहीं कर सकता था।
ठीक है। और जो निम्न जाति का है वो उच्च कार्य नहीं कर सकता था, अर्थात वेदों को अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं कर सकता था। इस तरह के प्रतिबंध रहे हैं पूर्व में, जो समाज आज के समाज में कानूनी रूप से जो अवैध हो चुके हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी कार्य करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये किस तरह का रहा परंपरागत जो जातिगत असमानता रही। ठीक है, विवाह संबंधी विभेद। अब विवाह संबंधी विभेद, यहाँ पे जातियां अगर हट्टन महोदय ने तो 3000 से अधिक जातियों की बात की है भारत में। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो उपजातियां हैं, ठीक, इतना बांट दिया। अगर जातियों की बात करें तो जो भारत है हिंदू राष्ट्र एक तरह से संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे अंग्रेज आए, ईसाई आए, मुस्लिम आए, मुस्लिम भी जातिगत भेदभाव से बचे नहीं हुए। उन्होंने भी अगर संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो उनमें भी परिवर्तन आया। हिंदू जातियों में जो विभाजन किया गया उसके आधार पर मुस्लिम जातियों में भी विभाजन हुआ और कई उपजातियां बनी। उसके आधार पर कार्यों का, व्यवसायों का निर्धारण किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखा गया है। तो विवाह संबंधी जातिगत की मतलब जो जैसे द्विज जाति के हैं तो उन्होंने अपनी उप जातियों को बना लिया। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी कौन से ब्राह्मण है, तो आप उसी तरह से उन्हीं तरह के ब्राह्मणों में आप विवाह कर सकती हैं। क्षत्रिय हैं तो आप उसी तरह के क्रम में कई तरह के क्षत्रिय बना दिए गए, कई तरह के वैश्य बना दिए गए। शूद्रों में भी बंटवारा हो गया, तो जातियों में भी कई तरह का, तो उसमें भी प्रतिबंध हो गया कि मतलब उच्च जाति के लोग निम्न जाति में विवाह नहीं कर सकते हैं, मतलब अंतर जाति विवाह नहीं कर सकते हैं। अंतर एक ही जात में विवाह करना पड़ेगा, ये अपनी जात से जाकर विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भोजन और सामाजिक सहवास में भी प्रतिबंध है, मतलब खान पान में भी प्रतिबंध है। मतलब ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय है तो उनको सात्विक भोजन के लिए ब्राह्मणों को सात्विक भोजन के लिए बोला जाता है। क्षत्रिय थोड़ा है, जो निम्न जाति है वो मानसिक मांसाहारी होते हैं। तो ठीक है, वहां पर भी मतलब असमानता देखने को मिलती है। तो वहां पर भी कहा गया है कि भोजन और सहवास संबंधी जो सामाजिक, ठीक है, उस पर भी प्रतिबंध यहाँ पे देखा गया है, प्रतिबंध माना गया है। ठीक है, इसी के मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब धार्मिक और सामाजिक योग्यताएं अगर देखी जाए तो उनके आधार पर भी बहुत, धर्म के आधार पर भी बहुत सारे प्रतिबंध रहते हैं, जातिगत प्रतिबंध। ठीक है, अगर हम देखें कि मतलब अवधारणाओं के रूप में देखें कि पूर्व में भारत जो है वहां पर काफी कुछ मतलब इतनी भिन्नताएं देखी गई हैं कि जो आज के समय में सोचना और समझना भी बहुत जटिल है। मतलब जिस तरह की विषमताएं के विषय में बात की गई है। ठीक है, पहले जो मतलब विभाजन के आधार पे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधार पे समाज को बांटा गया है, उसके आधार पर ये सारी विशेषताएं तो आपको लिखने के लिए आएगा। तो पहले आपको कास्ट के विषय में तो कास्ट पता होना चाहिए, किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है और किससे बना। पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकल के बना है, जिसका मतलब होता है प्रजातीय या जनजात भेद। ठीक है, आधार पर एक व्यवस्था है। ठीक है, जातिगत सिस्टम है। हाँ, और जाति जो होती है वो जन्म के आधार पर होती है, वो जीवन पर्यंत, जैसे शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह से जाति जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो आपसे कभी पृथक नहीं हो सकती समाज में। ठीक है, तो इसी के क्रम में अगर मतलब जो समाज का मैंने अब इसमें परंपरागत जात के विभेद जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे समाज का खंडात्मक विभाजन जो समाज का, तो वो मैंने जो बताया आपको उस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि जो समाज का जो खंड में कई जातियों में विभाजित किया गया है, उसके बाद कई उपजातियों में विभाजित किया गया है, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 जातियां बताई हैं उसके बाद भी उसमें वर्णन किया गया है। और उनका सबका फिर उनके व्यवसाय जो है, पेशे हैं, उनमें भी उनके आधार पर भी प्रतिबंध किया गया कि आप जो जिस पेशे का है उसको उसी कार्य में संलिप्त रहना पड़ेगा। मतलब मैंने रिजली महोदय की पहली परिभाषा बताया कि परिवारों का एक ऐसा जाति, एक परिवारों का ऐसा संकलन है और जो उसमें पेशा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, उन्होंने परिभाषा में बताया। तो पेशा जो है वो अपनी ही जाति का करना होगा, यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है, और विवाह के संबंध में जातिगत भेद भी होते हैं। विवाह के संबंध में भी की बात, अपनी ही जाति में जाके आपको विवाह करना होता है, विवाह अनिवार्य भी है जाति में। ठीक है, तो यहाँ पे विवाह संबंधी भेद भी है और भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी भेद भी है बहुत। ठीक है, भोजन के विषय में भी जो मतलब सब निर्धारित कर रखा गया है पहले से ही।
कि किस वर्ग के लोग किस तरह की भोजन सामग्री और किस तरह के लोगों से संबंध स्थापित करेंगे समाज में। अन्य जातियों की स्त्रियों की जाके विवाह नहीं कर सकते हैं और अन्य तरह की भोजन सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से धार्मिक भी है, जो मतलब धर्म है तो वो जो पुरोहित का कार्य, पूजा का कार्य करते हैं, ब्राह्मण लोग भी करते हैं। कहीं ये नहीं देखा गया है कि कोई हरिजन पुरोहित का कार्य कर रहा हो, ग्रंथों को पढ़ रहा हो और पूजा पाठ का कार्य कर रहा हो। हाँ, आज के समय में ये देखा जा सकता है कि ब्राह्मण कार्य में कहीं अन्य कार्यों को में संलिप्त है, लेकिन आज भी अगर कट्टरता को देखा जाए तो इसी आधार पर गांवों में अगर देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसी आधार पर हमें परंपरागत रूप से जाति का भेद देखने को मिलता है। तो ठीक है, कास्ट सिस्टम में आप इस तरह से सारे पॉइंटों को नोट करते हुए लिखेंगे कि मतलब जो क्या समाजशास्त्रियों ने कहा है, किस तरह से समाज की व्यवस्था को, जातिगत व्यवस्था को बनाया गया और किस तरह से उसमें डिफरेंशियल बताए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास में हम देखेंगे जो लैंगिक विषमता क्या है। लैंगिक विषमता के विषय में थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं। लैंगिक मतलब जो बायोलॉजिकल रूप से बना, मतलब कि स्त्री और पुरुष जेंडर है, तो वो इनइक्वालिटी जो भारत में जैसे राष्ट्र में आज भी देखने को मिलती है, जबकि इतनी कानूनी समानताएं हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से देखिए पूर्व में कैसी असमानता, पूर्व में स्त्री का स्तर कैसा था जो वैदिक काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या रहा, फिर मध्य काल में क्या रहा, फिर आधुनिक काल में वर्तमान में किस तरह स्त्री का क्या स्तर है। तो इन सब चीजों के विषय में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।